तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में दो बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एक तो आई है टर्की की तरफ से, जो कि इस समय भारत की मान मनव्वल करने में व्यस्त है। तो वहीं पर दूसरी खबर निकलकर आई है हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक अर्मेनिया की तरफ से। आप सभी को मैं शुरुआत में बता दूं कि अर्मेनिया के प्रधानमंत्री रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक मीटिंग करते हैं। छोटी सी थी लेकिन बड़ी काम की थी। हम सभी जानते हैं कि अर्मेनिया इस समय तकलीफ में है और ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा भारत से ये कहा जा रहा है कि हर संभव मदद आप अपनी तरफ से कीजिए। एंड भारत भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग सभी तरह से अर्मेनिया की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। इसी के चलते बताया जा रहा है कि एक मेगा डील भारत और अर्मेनिया के बीच में पॉसिबल दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे दोनों खबरों को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, स्पेशली टर्की को लेकर। तो चलिए शुरुआत हम लोग टर्किश न्यूज से ही कर लें। तो बीबीसी का आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस समय बीबीसी ये पूछ रहा है हम लोगों से कि क्या टर्की, जो कि इस समय कश्मीर राग अलापना बंद कर चुका है, क्या ये भारत की बड़ी जीत है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो यूएन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर एर्दोगान द्वारा भी अभिभाषण दिया गया, उसने भी अपनी बात रखी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बार उसने किसी भी तरह से भारत या फिर कश्मीर को लेकर कोई मुद्दा रेज किया ही नहीं। जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब 370 हटाया गया था उसके बाद यूएन में टर्की की तरफ से बड़ी मुकरता के साथ इवन पाकिस्तान का सबसे मजबूती के साथ देते हुए 370 का मुद्दा न केवल उठाया बल्कि भारत के खिलाफ लगभग हर वो प्रयास करने की कोशिश की जो कि उसके लिए संभव था। लेकिन 24 सितंबर के दिन जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, उस समय सभी को काफी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भला एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है टर्की की जो मार्केट वैल्यू है वो डे बाय डे गिरना। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने नेटो संगठन को लेकर कुछ डिस्कशन किया था और उसमें हमें जानने के लिए ये मिला था कि कनाडा हो या फिर टर्की हो, ये दोनों ही नेटो देशों में अलग थलग से पड़ते जा रहे हैं। इनकी एक तो ना कोई सुन रहा है और दूसरी बात कि ये अपनी तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं नेटो में जितना कि एक्चुअली इनकी तरफ से किया जाना चाहिए और इसी वजह से इन्हें एक तरह से अवॉइड किया जा रहा है। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आती है कि इनको नेटो से बाहर तक किया जा सकता है। इनको मतलब कनाडा को नहीं, टर्की की बात कर रहा हूँ। वो तो टर्की की किस्मत अच्छी है कि इनकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके अमेरिका एक तरह से रशिया के ऊपर एज लेने की कोशिश कर सकता है। अगर ये सारी परिस्थितियां नहीं हुई होती तो अभी तक टर्की को बाहर निकाल दिया गया होता। इवन रिसेंटली मामला देखने के लिए ये मिला है कि टर्की द्वारा जो S-400 लिए गए थे रशिया से, जिसको लेकर काटसा प्रतिबंध भी इनके ऊपर लगा दिए गए थे और इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करते हुए भी S-400 को चुना था, वही S-400 इन्होंने पैकअप कर लिया है और अब बताया ये जा रहा है कि इसके बदले इन्हें F-35 फिर से मिल सकते हैं। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो इन सारी चीजों को ये लोग मैनेज करने के लिए, अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जैसा हम जानते हैं कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, अच्छा इन्फ्लुएंस है और किसी भी नए देश की एंट्री तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ब्रिक्स के सभी मेंबर्स उसे परमिशन नहीं दे देते। और इस वजह से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से टर्की भारत के आगे पीछे घूम रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि इस बार एर्दोगान ने यूएन से भारत और कश्मीर का राग नहीं अलापा। जबकि मैं आपको बता दूं कि अपने अभिभाषण के दौरान एर्दोगान ने इजराइल का जिक्र किया, लेबनान का जिक्र किया, इसके बाद गाजा वगैरह, सीरिया, लीबिया, इवन यूक्रेन तक को मेंशन किया, लेकिन उसने यहाँ पर कश्मीर का नाम नहीं लिया, मानो भूल ही गया हो। इसके ऊपर पाकिस्तान का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है और पाकिस्तान का जो राजदूत अमेरिका में पदस्थ है हुसैन हक्कानी, इसकी तरफ से तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें इसने ये लिखा है कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के जरिए करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए तो यूएनजीए के बाकी 193 सदस्य किसी एक ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ पर सीधा सीधा इशारा टर्की के ऊपर ही बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे इनके पुराने दोस्त हैं, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया, तो इन सभी के ऊपर ये लोग खासे नाराज हैं। हालांकि ये सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन भारत को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि टर्की को किसी भी तरह से ब्रिक्स में आने का मौका न मिल पाए। इसके बाद बात कर ली जाए अर्मेनिया और भारत की।
तो रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की गई और यहाँ पर कुछ डिफेंस डील्स को फाइनल करने को लेकर जिक्र किया गया। इसी के तहत बताया ये जा रहा है IDRW की तरफ से कि भारत की जो पहले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से आर्मेनिया डिमांड कर रहा था ताकि अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इजराइल की लोरा मिसाइल का काउंटर बन पाए, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए अब जल्दी ही भारत द्वारा हरी झंडी मिल सकती है और आर्मेनिया को ये दी जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि आर्मेनिया की तरफ से विशेष अनुरोध किया गया था और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए 120 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया था और भारतीय थल सेना की बात की जाए तो वो 250 यूनिट इस तरह की मिसाइल की खरीदेंगी। ये मिसाइल हम सभी लोग जानते हैं कि 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की आपको रेंज देती है। इसके साथ साथ ये कई तरह के वॉरेट्स अपने साथ कैरी कर लेती है, बढ़िया मैनूवर्स करती है, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा शानदार है, किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को ये चकमा देने में सक्षम है क्योंकि ये फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल बताई जाती है। जिस तरह की रुद्रम मिसाइल होती है, ये भी ठीक कुछ उसी तरह की सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पर DRDO को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्हें एक नया कस्टमर अपनी ताकतवर मिसाइल के लिए मिल चुका है और आर्मेनिया को भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि उसे भी एक ताकतवर मिसाइल मिलने जा रही है जो कि DRDO ने डेवलप की है। और लोरा मिसाइल के आ जाने के बाद अजरबैजान जितना पावरफुल होता है, संभवतः उतना ही ताकतवर आर्मेनिया भी इस मिसाइल को प्राप्त करने के बाद बन जाएगा। डेफिनेटली दोनों की रेंज इक्वल रहेगी। तो अजरबैजान लोरा मिसाइल से अटैक करने से पहले इसके बार 100 बार सोचेगा क्योंकि जवाबी कार्रवाई में आर्मेनिया भी इसी मिसाइल से अटैक करेगा।